हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे, वर्ड्स को देखेंगे, मीनिंग क्या है, सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, देन विल मूव ऑन टू द पैसेज और फिर उसकी रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है आज के पैसेज का, क्या ऑथर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं और टोन क्या है। तो देखते हैं वोकैबुलरी की पहली वर्ड क्या है। तो द फर्स्ट वर्ड इज रॉबस्ट। एडजेक्टिव है। रॉबस्ट क्या होता है? कोई चीज़ जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा साइन दे रही है कि आगे जाके वो फेल नहीं करेगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग एंड नॉट लाइकली टू फेल और बिकम वीक, यानी फेल नहीं होगी, वीक नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग ही रहेगी, देन इट्स कॉल्ड रॉबस्ट। इट्स कॉल्ड रेजिलियंट एंड इट्स कॉल्ड स्टर्डी। रेजिलियंट भी होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो कंटिन्यू करता है किसी चीज़ में, एंड स्टर्डी इज वेल बिल्ट, स्ट्रांगली बिल्ट, जो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, सिमिलर मीनिंग है तीनों का। एंटोनी में अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि जो स्ट्रांग होता है वो अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखता है, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी मेंटेन करके रखता है, बट जो अनस्टेबल है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। सो वी कैंट रिलाई ऑन समथिंग विच इज़ अनस्टेबल बिकॉज हमें उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कभी भी एक स्टेबल वे में नहीं दिखती है। देन फ्लिम्जी है, ठीक है, ये भी वीक होता है, वीक एंड डेलिकेट, जो आसानी से फेल हो जाए, ठीक है, जो ब्रेक डाउन हो जाए। सो दीज वर्ड्स अनस्टेबल एंड flimsy are antonyms of the word robust. Second, peak है। peak is an adjective। वैसे peak noun भी होता है, जो ऊंचाई को कहते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, लाइक माउंटेन का जो पीक होता है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव है, मीनिंग उससे ही रिलेटेड है। पीक मतलब हम डिस्क्राइब क्या करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, क्योंकि पीक खुद हाई पॉइंट को डिनोट करता है, तो एडजेक्टिव भी सेम मीनिंग कन्वे करता है, हाईएस्ट पॉइंट को। ठीक है, मैक्सिमम, टॉप मोस्ट, सिनोनिम से भी आपका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि हाँ मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, टॉप मोस्ट। ठीक है, एंटोनिम्स काफ़ी इजी है, लोएस्ट एंड बॉटम मोस्ट। लोएस्ट यानी सबसे नीचे, बॉटम मोस्ट सिमिलरली सबसे नीचे। थर्ड है कॉन्स्ट्रेंट्स। नाउन है। कौन सी नाउन है? प्लूरल फॉर्म नाउन है। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जो आपको लिमिट करती है, रोकती है, ठीक है, किसी चीज़ को अचीव करने में या किसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने में, जिसको हम बैरियर्स भी कहते हैं, इम्पेडिमेंट्स भी कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स भी कहते हैं, शैकल्स भी कहते हैं। सो कॉन्स्टेंट्स आर थिंग्स दैट लिमिट यू फ्रॉम अचीविंग समथिंग और कंटिन्यूइंग अ प्रोसेस। नाउ एंटोनिम्स क्या होंगे? जो आपको हेल्प करे प्रोसेस को कंटिन्यू करने में, आपको सक्सीड होने में हेल्प करे, विच मीन्स एडवांटेजेस एंड एसेट्स। एडवांटेज क्या होता है? बेनिफिट, ठीक है, जो आपके फेवर में काम करता है। एसेट्स, ऐसी चीज जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो हो गया दोनों एंटोनिम। फोर्थ में देखते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इंटीग्रेट करना मतलब किसी चीज में दूसरी चीज को कंबाइन कर देना, कि दोनों चीज साथ में चले, ठीक है, टू कंबाइन टू मोर थिंग्स सो दैट दे वर्क टुगेदर। इनकॉर्पोरेट भी कहते हैं, ब्लेंड भी कहते हैं, मिक्स भी कहते हैं, ठीक है, सेंस सेम ही आ रहा है कि कंबाइन हो रही है चीजें ताकि अच्छे से काम करे, दोनों साथ में मिलके काम करे। एंटोनिम में डीकपल करना। कपल का मतलब क्या होता है? दो लोग साथ में होते हैं। कपलिंग भी वही होता है, दो चीजों को साथ में करना है। डीकपल कर दिया हमने, मतलब दोनों चीज को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, ठीक है। फिफ्थ इज हॉलिस्टिकली, विच इज एन एडवर्ब। देखो, एडवर्ब हॉलिस्टिकली, एडजेक्टिव हॉलिस्टिक से बना है। हॉलिस्टिक मीन्स कंप्लीट, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो हॉलिस्टिकली भी उसी तरह से, इन अ वे दैट कंसीडर्स अ होल थिंग और बीइंग टू बी मोर देन अ कलेक्शन ऑफ पार्ट। मतलब इस तरह से, बट सिंपल में समझाता हूं, तो इस तरह से काम को करना कि उस जिस पे हम काम कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा जो पार्ट है उसको हम ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। किसी एक पार्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, एक सेगमेंट पे नहीं कर रहे हैं, पूरा होल पे काम कर रहे हैं। तो उस तरह के काम को, उस तरह के काम के करने को, तरीके को हम हॉलिस्टिकली नाम देंगे, जिसको कंप्लीटली भी कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली भी कहते हैं। एंटोनिम्स होंगे पार्शियली, आधा अधूरा काम कर रहे हैं, मतलब पार्शियली मतलब आधा, मतलब किसी एक पार्ट को हम फोकस कर रहे हैं। इनकम्प्लीटली भी वही होगा, कंप्लीट पार्ट को फोकस नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर पार्ट्स को हम फोकस कर रहे हैं। सिक्स्थ आपका ग्राउंड ब्रेकिंग। इट्स एन एडजेक्टिव। ग्राउंड ब्रेकिंग क्या होता है? मेकिंग न्यू डिस्कवरीज यूजिंग न्यू मेथड्स। सिंपल वर्ड्स में ग्राउंड ब्रेकिंग इज इनोवेटिव, यूनिक, न्यू। मतलब ऐसी कोई चीज जो कि मतलब कि जो नई डिस्कवरीज को मार्क करे, ठीक है, जिसमें नया आइडिया यूज हुआ है, नया मेथड यूज हुआ है, जो इनोवेटिव है, पायनियरिंग है, तो वो होता है ग्राउंड ब्रेकिंग। एंटोनिम्स क्या होते हैं? कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल। दोनों का मतलब होता है चीजें जैसी चलती आ रही है वैसी। अगर कन्वेंशनल वे में कर रहे हैं तो जैसे चीजें चलती आ रही हैं वैसे ही कर रहे हैं। ट्रेडिशनल भी वही होता है जो कस्टम्स को फॉलो करता है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग है उसको फॉलो करता है।
ठीक है। बट ग्राउंड ब्रेकिंग क्या करता है, उन क्वेश्चंस को ब्रेक करके नया चीज, नई डिस्कवरीज, नए मेथड्स का यूज करता है। सेवेंथ इज कंसिडरेबल, विच इज अगेन एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है ग्रेट इन अमाउंट, साइज, इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा। मतलब ग्रेट बहुत ज्यादा, साइज में हो सकता है, इंपॉर्टेंस में हो सकता है, अपने इफेक्ट में हो सकता है, अमाउंट में हो सकता है। ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट है मतलब बहुत ज्यादा है, काफी पैसे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, सिग्निफिकेंट हो गया, सब्सटैंशियल हो गया। ठीक है, दोनों का मतलब होता है वही, जो सेम मीनिंग है कंसिडरेबल की वही मीनिंग है सिग्निफिकेंट की भी, और वही मीनिंग है आपकी सब्सटैंशियल की भी। एंटोनिम्स है माइनर एंड नेग्लेजिबल। माइनर बहुत छोटा जिसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है। ठीक है, नेग्लेजिबल अमाउंट के लिए हो गया, साइज के लिए हो गया, इंपॉर्टेंस के लिए हो गया, जो कि ना के बराबर होना। इट इज मैंडेट्स, नाउन है, नाउन की प्लूरल फॉर्म है। मैंडेट्स होते हैं ऑर्डर्स, कमांड्स, डिक्रीज जो दिए जाते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, कमांड्स एंड डिक्रीज इसके सिनोनिम्स है। लिबर्टीज एंड प्रिविलेजेस एंटोनिम्स। अब देखो लिबर्टी क्या होता है, फ्रीडम को कहते हैं। ठीक है, प्रिविलेज क्या होता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। एंटोनिम कैसे है, देखो मैंडेट क्या होता है, आपको ऑर्डर मिल गया तो ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही करना है। ठीक है, कमांड मिल गया, डिग्री मिल गई तो करना ही करना है। बट लिबर्टी में क्या होता है, आपके पास चॉइस होता है, करो ना करो, फ्रीडम है। प्रिविलेज है, हम कर भी सकते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है, नहीं भी कर सकते हैं हम चाहे तो प्रिविलेज मिला हुआ है हमें, तो इसीलिए एंटोनिम्स है। 9 द स्प्रॉलिंग एडजेक्टिव है अगेन। स्प्रॉलिंग क्या होता है, बहुत जो बड़े एरिया में फैला हुआ हो, कवरिंग अ वाइड एरिया, जिसको हम एक्सपेंसिव एंड एक्सटेंसिव भी कहते हैं। ओके, टाइनी स्मॉल इसके एंटोनिम है, जो छोटे से एरिया में हो, टाइनी या स्मॉल। दो फ्रेजल वर्ब्स है, एक है बेक्ड इनटू। बेक्ड इनटू का मतलब वही है जो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है, यानी कि किसी चीज में इंक्लूडेड है, उसका पार्ट बना हुआ है, उस थिंग का, सिचुएशन का। ट्रांसलेटिंग इनटू का मतलब होता है रिजल्टिंग इनटू। ट्रांसलेट इनटू हो गया मतलब कि रिजल्ट में ये दे दिया उसने। ओके, ठीक है, तो ये वोकैबुलरी हो गई। अब आते हैं आर्टिकल पे, देखते हैं किस पे आर्टिकल है आज का। तो एनर्जी एंड एफिशिएंसी, एनर्जी पे है, एफिशिएंसी पे। एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा। एफिशिएंसी मतलब इस तरह से काम करना कि रिसोर्सेज का बहुत ही जुडिशियस यूज हो और मैक्सिमम हमें आउटपुट मिल जाए। तो ऑन इंडिया एंड ग्रेटर एनर्जी एफिशिएंसी मैंडेट्स, इंडिया पे आर्टिकल है और ऐसी मैंडेट्स ऑर्डर्स पे है जो कि ग्रेटर एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, कि एनर्जी की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। एनर्जी की एफिशिएंसी मतलब कि एनर्जी को इस तरह से यूज़ करना चाहिए एफिशिएंट वे में कि मैक्सिमम आउटपुट मिले और कम से कम वेस्टेज हो। ठीक है, इंडिया मस्ट रिड्यूस इट्स पावर कंजम्पशन बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। इंडिया को अपनी पावर कंजम्पशन, जितना एनर्जी वो कंज्यूम करती है, उसको कम करना है। कैसे कम कर सकते हैं, तो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए। ठीक है, देखते हैं। Despite robust growth in electricity generation over the past 2 decades, with rapid additions of renewable energy in the past 5 years, India has been unable to meet its peak power demand. देखो despite क्या करता है, contradiction करता है, ठीक है। despite से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि दो अपोजिट आइडियाज होंगे। डिस्पाइट वाला जो आइडिया है वो दूसरे क्लॉज के आइडिया के अपोजिट होगा, तो वही चीज यहाँ पे भी दिख रही है कि डिस्पाइट रॉबस्ट ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओवर द पास्ट 2 decades। ठीक है, हालांकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है पिछले 2 दशक में, 2 decades में। और साथ ही साथ पिछले 5 साल में रिन्यूएबल एनर्जी भी ऐड किया गया है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से भी एनर्जी प्रोड्यूस होनी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो गई है। बावजूद इसके इंडिया हैज़ बीन अनएबल टू मीट इट पीक पावर डिमांड। इंडिया अभी तक अपने जो पीक पावर डिमांड है, जो मैक्सिमम डिमांड है, उसको फुलफिल नहीं कर पाया है, सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। ठीक है, with the deficit widening from 0.69% in FY20 to about 5% in FY24। जो डेफिसिट है, जो गैप आ गया है सप्लाई और डिमांड का, वो बढ़ गया है। पहले 0.69% था फिस्कल ईयर 2020 में, अब 2024 में क्या हो गया, 5% पे चला गया है, जो कि सिग्निफिकेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि गैप इंक्रीज हुआ है। दिस रिवील्स कंस्ट्रेंट्स इन द सप्लाई ऑफ पावर। न्यू पावर प्रोडक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, स्पेशली इफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड। अब ये क्या दिखा रहा है कि पावर के सप्लाई में कुछ ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट्स है, लिमिटेशन है, हम उतने अच्छी तरह से पावर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए गैप आया हुआ है। ठीक है, क्या कंस्ट्रेंट्स है, न्यू पावर प्रोडक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर नया पावर प्रोडक्शन हम यूनिट्स बनाते हैं
स्टैब्लिश करते हो तो टाइम कंज्यूम होगा, टाइम लगेगा उसमें, स्पेशली फॉसिल फ्यूल बेस्ड। अगर फॉसिल फ्यूल वाला बना रहे तो टाइम लगेगा। इवन एज इंडिया अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट रिन्यूएबल पावर इनटू द पावर ग्रिड। अब क्या है कि हालांकि इंडिया अटेम्प्ट कर रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का भी यूज करे, लेकिन फिर भी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है न्यू पावर प्रोडक्शन। Therefore, India must focus on enhancing energy efficiency holistically to reduce power demand. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप है, और पावर, नया पावर जनरेट करना, इवन दो हम रिन्यूएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एफिशिएंसी पे ध्यान देना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि पावर डिमांड कम हो। ऑल्सो द क्विकेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू एड्रेस राइजिंग पावर डिमांड एंड क्लाइमेट चेंज। और ये जो मेथड है कि हम पावर जनरेशन, न्यू पावर जनरेशन को छोड़ के एनर्जी की एफिशिएंसी पे ध्यान दें, तो ये सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव और सबसे क्विकेस्ट मेथड है जिससे हम पावर डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं और साथ साथ क्लाइमेट चेंज पे भी फोकस कर सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ में क्या पता चला हमें कि रॉबस्ट ग्रोथ हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी भी ऐड हुआ है, लेकिन फिर भी गैप है, ठीक है, जो हाईएस्ट डिमांड इंडिया अभी फुलफिल नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब इससे क्या पता चला है कि कहीं ना कहीं सप्लाई में प्रॉब्लम्स है, लिमिटेशंस हैं। अब नया एनर्जी बनाना टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली फॉसिल फ्यूल बेस्ड, और अगर हम रिन्यूएबल डाल भी देते हैं तो भी टाइम लग रहा है। इसीलिए अभी क्या है कि नया पावर प्रोडक्शन के बजाय इंडिया को फोकस करना चाहिए अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, जो कि सबसे क्विकेस्ट और लीस्ट एक्सपेंसिव वे भी है, मेथड भी है, जिससे हम इस पावर डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम क्लाइमेट चेंज पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और हॉलिस्टिकली हमें करना है, मतलब हर तरह से करना है, कंप्लीटली हमें एफिशिएंसी पे ध्यान देना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। This year marks a decade of India's groundbreaking energy efficiency scheme उजाला। अब ये साल क्या है, अब ये साल क्या सिग्निफाई करता है कि एक डेकेड हो गया है जब इंडिया ने अपना ग्राउंड ब्रेकिंग एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम उजाला लॉन्च किया था। मतलब उजाला को एक डेकेड हो गया है। उजाला क्या थी, एक ग्राउंड ब्रेकिंग एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम थी, मतलब काफ़ी इनोवेटिव एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम थी। उसको 10 साल हो गए हैं उजाला को, ठीक है, इस साल, which has helped bring down the price of energy efficient light emitting diode LED bulbs from about 500 a decade ago to 70। ठीक है, अब उजाला की मदद से क्या हुआ है कि एक डेकेड पहले जो LED बल्ब्स होते थे, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट होते थे, लाइट एमिटिंग डायोड LED बल्ब्स, बट काफ़ी कॉस्टली होते थे। पहले उनका 500 रुपये दाम होता था, बट जब से उजाला स्कीम आया है उसका प्राइस 500 से 70 रुपये हो गया है। तो हम देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा रिडक्शन हुआ है प्राइस में, मतलब 1/5 से भी कम हो गया है। अगर हम एक डेकेड अगो जाएँ, एक 10 साल पहले जाएँ, तो 500 रुपये में आता था एक LED बल्ब, आज वो 70 रुपये में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उजाला स्कीम गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया। इनेबलिंग इट्स वाइड स्प्रेड होम यूज। अब क्या हुआ कि जब रेट कम हो गए LED बल्ब्स के, तो काफ़ी लोगों ने परचेस किया, तो LED बल्ब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। और LED बल्ब्स क्या है, वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी एफिशिएंट है तो एनर्जी बची होगी, सेव हुई होगी। The scheme succeeded as another public energy efficiency measure was baked into the initiative। अब ये स्कीम सक्सेसफुल रहा तो एक और इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराया गया। कौन सा था वो? द स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम को फिर इंट्रोड्यूस कराया गया, which led to the installation of over 1.34 करोड़ LED लैम्प्स अक्रॉस अर्बन लोकल बॉडीज एंड ग्राम पंचायत। अब इस स्कीम में क्या हुआ था कि 1.34 करोड़ LED लैम्प्स इंस्टॉल किए गए थे पूरे जितने अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ग्राम पंचायत से उनके अक्रॉस, एंड रिड्यूसिंग पीक डिमांड बाय ओवर 1500 मेगावाट। और इससे क्या था, पीक डिमांड जो था ये रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया था? 1500 मेगावाट से रिड्यूस हो गया था। तो यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी आई और डिमांड रिड्यूस हो गया था। एज ऑफ जनवरी 2025, अगर जनवरी 2025 की बात करें तो द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट 37 करोड़ LED बल्ब्स एंड इनेबल्ड द सेल ऑफ अबाउट 407 करोड़ मोर। अब अगर जनवरी की बात करें, इस साल की जनवरी की, तो गवर्नमेंट ने अब तक 37 करोड़ LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और 407 करोड़ की सेल प्रमोट की है।
तो ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, इस पैराग्राफ में ऑथर ने उजाला स्कीम की बात की है, जिसको 10 साल हो गए हैं। उजाला स्कीम क्या थी, ये वही स्कीम थी जो कि इंडिया की ग्राउंड ब्रेकिंग एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम थी। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब इनोवेटिव थी और एनर्जी एफिशिएंसी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस स्कीम ने। इस स्कीम की मदद से जो एलईडी बल्ब्स होते थे, जो कि होते तो थे एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब्स, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होते थे, 500 रुपये दाम होता था। इस स्कीम की वजह से उसका जो प्राइस है वो 70 रुपये हो गया। प्राइस कम हुआ तो बहुत लोगों ने यूज़ किया, तो एनर्जी एफिशिएंट हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई और पीक डिमांड घट गया। इसके साथ साथ एक और स्कीम लॉन्च किया गया, स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, जिसके अंडर 1.3 करोड़ एलईडी लैंप्स इंस्टॉल किए गए, ठीक है। इनसे क्या हुआ कि पीक डिमांड 1500 मेगावाट कम हो गया। और फिर अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो अभी तक गवर्नमेंट ने 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और 407 करोड़ मोर का सेल प्रमोट कर दिया है। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हाँ, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स है तो कहीं ना कहीं पीक पावर डिमांड रिड्यूस तो हुई होगी, क्योंकि ये सारे बल्ब्स एनर्जी एफिशिएंट है, ये इतना ज़्यादा एनर्जी पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। LED bulbs consume half the amount of power of compact fluorescent lamps। तो CFL लैम्प्स की बात करें, एक टाइम पे CFL लैम्प्स आते थे, तो उस जितना CFL लैम्प्स कंज्यूम करते हैं उसका आधा, CFL लैम्प्स के आधा LED बल्ब्स कंज्यूम करते हैं, वाइल इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स रिक्वायर 9 times द पावर दैट LEDs कंज्यूम। और एक टाइम पे आपको याद होगा कि वो वाले बल्ब आते थे जो येलो लाइट देते थे, तो वो कितना पावर कंज्यूम करते थे, वो LED बल्ब की कंपैरिजन में 9 गुना ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट LED बल्ब्स था, ठीक है, क्योंकि LED बल्ब से वो जो CFL है उसका आधा करते हैं कंज्यूम, और जो पहले के बल्ब थे इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब उसके अगर कंपैरिजन में देखें तो 9 गुना कम पावर कंज्यूम करते हैं। ट्रांसलेटिंग इनटू कंसिडरेबल कॉस्ट सेविंग्स फ्रॉम इंडियन होम्स। अब इससे क्या हुआ, ट्रांसलेटिंग मतलब इसका रिजल्ट क्या आया कि इंडियन होम्स, इंडियन फैमिलीज हैं, उन्होंने काफ़ी पैसे सेव किए एनर्जी की जो कॉस्ट लगता है उस पर, क्योंकि एनर्जी कम कंज्यूम हो रहा है तो एनर्जी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। बट एस्टिमेट्स ऑल्सो सजेस्ट दैट द उजाला स्कीम अलोन हैज हेल्प्ड इंडिया सेव ओवर $10 billion and avoided building over 9,500 megawatt of new generation capacity, which is the equivalent of 19 new coal-fired 500 megawatt power plants। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो उजाला स्कीम ने एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। कैसे, तो अकेले उजाला स्कीम ने ही इंडिया के $10 बिलियन की सेविंग कराई है। साथ ही साथ इंडिया को अगर ये उजाला स्कीम नहीं आती तो इंडिया को नए जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल करनी पड़ती, क्योंकि डिमांड उतना रहता, ठीक है। तो डिमांड फुलफिल करने के लिए उस इंडिया को 9,500 मेगावाट की नई जनरेशन कैपेसिटी, जो कि बराबर है 19 न्यू कोल फायर्ड 500 मेगावाट पावर प्लांट्स की। मतलब अगर एक बात समझ लो कि इंडिया, अगर ये उजाला स्कीम नहीं आया होता तो इंडिया को नए 19 पावर प्लांट्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते, बट अगले उजाला स्कीम ने इतने कॉस्ट की सेविंग की है, $10 बिलियन की। Indeed, there are other energy efficiency measures that India has taken following the enactment of the Energy Conservation Act 2001। अब इसके अलावा और भी इंडिया ने और भी एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी आपकी एफिशिएंसी से रिलेटेड मेजर्स लिए हैं। जब इनैक्टमेंट हुआ था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का, क्या क्या है वो, तो द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी स्टेट्स दैट बिटवीन 2000 and 2018 एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स इनेबल इंडिया टू अवॉइड एन एडिशनल 15% ऑफ एनर्जी डिमांड एंड 300 मेगाटन ऑफ CO2 एमिशंस। और अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया क्या है कि 2000 और 2018 के बीच में जो इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने लिया, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया ने अवॉइड किया एडिशनल 15% ऑफ एनर्जी डिमांड। मतलब कि एनर्जी डिमांड अगर स्कीम्स नहीं आते तो और 15% और बढ़ जाता, तो वो नहीं बढ़ा। और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं वो भी नहीं हुए। तो यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ी है और क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं रिड्यूस, उसके इफेक्ट्स रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने यही देखा है पैसेज में कि देखो, ये तो प्रेजेंट की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की ग्रोथ हो रही है, बट साथ में क्या है, पावर
नहीं हो पा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ग्रोथ हुई है बट जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, जो पिक डिमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑथर ने वही कहा कि एनर्जी एफिशिएंसी पे ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल लाए, वो एनर्जी एफिशिएंसी की ही बात आगे कंटिन्यू की, बट उजाला स्कीम के थ्रू कि कैसे उजाला स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल रही है एनर्जी एफिशिएंसी में और कॉस्ट सेविंग में हेल्प किया है। उसके बाद एक और स्कीम है, ठीक है, उसने भी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, उसने भी काफ़ी ज़्यादा सेविंग कराई है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन हुआ एलईडी बल्ब्स का, बट जो बिगर पिक्चर था वो यही था कि इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, बीट उजाला स्कीम हो या स्ट्रीट लाइटिंग वाला स्कीम हो, तो इंडिया ने इनिशिएटिव लिए हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े और पीक डिमांड घटे। और यहाँ पे ऑथर ने वही बताया है कि कौन कौन से स्कीम्स आए और कौन कौन से उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि बट लिखा हुआ है, बट से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब अभी क्या, अभी तक जो हमने देखा अब थोड़ा सा उसका ऑपोजिट देखना पड़ेगा। ठीक है, एफिशिएंसी पे काम तो हम कर रहे हैं अभी तक, बट विद इंडियाज रैपिड अर्बनाइजेशन इन द पास्ट 2 decades एंड राइजिंग पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन टू मीट कूलिंग नीड्स एज समर गेट हॉटर, पीक पावर डिमांड रीच 250 गीगावाट लास्ट ईयर। अब क्या है कि इंडिया में अर्बनाइजेशन रैपिड हो रहा है, ठीक है, सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, सिटीज़ में कंस्ट्रक्शन ये सब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पिछले 2 डेकेड से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद क्या है कि पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ गया है, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, तो कूलिंग नीड्स बढ़ गई है, तो वो भी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो एनर्जी कंजम्पशन वहाँ से भी बढ़ गया है। तो क्या हो रहा है, पीक पावर डिमांड बढ़ गया है। क्या है यहाँ पे कि एनर्जी एफिशिएंसी तो हम बढ़ा रहे हैं, पावर डिमांड कम कर रहे हैं, बट क्या है कि और चीज़ें हैं जिसकी वजह से पावर डिमांड बढ़ते जा रहा है। क्या है, अर्बनाइजेशन है और जो समर्स है उसकी वजह से पावर डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया इज टुडे द 3rd लार्जेस्ट पावर कंज्यूमर ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब क्या इंडिया आज के जमाने में दुनिया का 3rd नंबर पे आता है पावर कंजम्पशन में, मतलब सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कहाँ होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, नहीं सबसे पहले ज्यादा होता होगा चाइना में, फिर होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, और देन होता है 3rd नंबर पे इंडिया में सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम। Moreover, 70% of its energy output continues to be from coal, and India's plans to add another 19 gigawatt of coal-based capacity by 2032. और अगर बात करें तो जो टोटल जो आउटपुट है एनर्जी का, जो एनर्जी वो जनरेट करता है इंडिया, उसका 70% कोल से ही आ रहा है अभी भी, यानी कोल बेस्ड प्लांट्स, कोयले का ही यूज़ कर रहे हैं अभी भी हम 70% एनर्जी जनरेट करने के लिए। और इंडिया ने प्लान भी किया है कि वो और कोल बेस्ड कैपेसिटी, मतलब और वो ऐसे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स ऐड करेगा। What is needed now is greater energy efficiency mandates across sectors such as buildings, home appliances and the country's sprawling SMEs. अब need क्या है कि हमें और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी वाले मैंडेट्स चाहिए, सेक्टर्स में स्पेशली बिल्डिंग्स में चाहिए, होम अप्लायंसेस में चाहिए, और कंट्री की जो MSMEs है, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो कंपनीज है, जो लाइक फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ पे भी एनर्जी एफिशिएंसी वाला काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये है यहाँ आज का पूरा आर्टिकल। ठीक है, टोन क्या है, तो सबसे पहले टोन आपकी एनालिटिकल तो समझ में आ गया होगा कि एनालिटिकल है, क्योंकि एनालाइज क्या है पूरा ऑथर ने, सबसे पहले उन्होंने क्या एनालाइज किया कि ग्रोथ हुआ है बट अभी मीट नहीं कर पा रहे हैं, इससे क्या एनालिसिस करके क्या मिला कि हाँ कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट से और क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर उजाला स्कीम को एनालाइज किया ऑथर ने, ठीक है, क्या था रिजल्ट क्या आया उसका, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी को लेके यहाँ पे हुआ है, और फिर उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पर्सुएड भी किया है, ठीक है, कि यहाँ पे काम करना चाहिए। तो एनालिटिकल प्लस पर्सुएसिव टोन है। पर्सुएसिव इसलिए कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करने की नीड है, उसकी इंपॉर्टेंस उन्होंने हाईलाइट की है। ठीक है, तो यही था आज का आपका पूरा आर्टिकल, काफ़ी इजी आर्टिकल था आज का। अगर रीडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आप में से बहुतों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप सभी ने खुद से भी रीड करके आराम से ये आर्टिकल समझ गए होंगे। ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन भी मुझे लगता है कि जो मैंने एक्सप्लेन किया और आपका जो आपने जो समझा था वो सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं आज का सेशन, और उससे पहले एक चीज़ है, आप लोग देख लो
हाँ, अभी एंड ऑफ मंथ सेल चल रहा है, तो अगर आपको मॉक टेस्ट लेनी है, अगर आपको लाइक पीडीएफ कोर्स लेना है, हमारा वीडियो कोर्स लेना है या पूरा कॉम्बो लेना है, देन यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड MAY कूपन कोड आप लगा सकते हो और आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हमने नए पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं, ठीक है, तो आप वो नए पैकेजेस जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन से पैकेज है। तो एक बार आरआरबी ऑफिसर वाला खोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से पैकेज दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारे पैकेजेस है, इन सब पे आप वो मे वाला कोड लगा के 40% डिस्काउंट ले सकते हो। देख लो क्या नीड है आपको, बैंकिंग बेसिक की नीड है, बैंकिंग प्रो की नीड है, बैंकिंग प्लस की है, बैंकिंग मैक्स की नीड है, जहाँ पे भी अपनी जर्नी में हो, जितना भी आपने अपना कंप्लीट कर लिया है, लाइक कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, पीडीएफ कोर्स चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, या कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस लेना है, रैंक बढ़ाना है, अपना परसेंटाइल पे काम करना है, मॉक टेस्ट चाहिए, तो जहाँ भी आप हैं, अभी बिगिनर हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करना है, वीडियो कोर्स चाहिए, पूरा पैकेज चाहिए, जहाँ भी आप हैं, आपको ये कोड लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हो। तो अगर आप लेना चाहो देन यू कैन श्योरली बाय। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।